मैंने राजभवन वापस जाने से मना कर दिया। तो गोद में बिठा के उन्होंने हाथ फैलाया, 2 वचन लिए कि मैंने कभी भी लोगों की उम्मीद का ख्याल नहीं किया है, पर सोच लीजिए क्या होगा। हमने कहा धमकी मत दीजिए, हमने फोन रख दी। तो वही हुआ, ब्लैक लिस्टेड हो गए। मीरा नाचते गाते द्वारकाधीश में समा गई कि अब इसका सिलसिला राष्ट्रपति भवन में उन्होंने सोनल ने किया है, अब ये चालू रहना चाहिए। You've forgotten. Where's your Padma Award? I said, sir, how can I write it if I didn't get it? So he looked at me. अब यहाँ अर्जुन सिंह जी HRD मिनिस्टर थे, पता नहीं उनका क्या लेना देना। उन्होंने एम्बेसडर को बोल दिया कि इनको वीजा नहीं देने हैं, ये हमारे सरकार के खिलाफ। 2004 का आप जिक्र कर रहे हो, तो मई में सरकार आ गई, CPM के जो सारे, हाँ, आते ही उन लोगों ने झाड़ू लगाना शुरू किया, तो हम 9 लोगों को बाहर कर दिया गया। अयोध्या के राजा साहब कहते हैं कि सबसे पहले मेले में अयोध्या रामायण, हमने इनको देखा, हम तब से इनके कायल हो गए। चाक्षुषः यज्ञ, दैट इज कॉल्ड डांस। तो मैं 5000 कपाल भाती और भस्त्रिका करके गई थी। दैट सस्टेन्ड मी। अब जब उसका वो ऑक्सीजन खत्म हुआ, तो उस वक़्त मेरा भी जो आखिरी वो था, तीसरा वो खत्म हुआ, और मानिए कि मेरे हाथ पैर पानी हो गए। के अंदर जो होता है सदन में, वो एक चीज़ है। बाहर जो एक मैत्री है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर 2018 में तो श्री अमित भाई शाह का फ़ोन आया। मैं 5 मिनट में स्टेज पे जा रही थी, डाकू, लाइफ कॉन्विक्ट्स, ऐसे मुच्छड़, ऐसी आंखों वाले, तो ऐसे लोगों को खड़ा किया। क्यों? मैं पुलिस एक चप्पे पे खड़ी थी, इन लोगों के पैर में अलता लगाया था कि कहीं भागे तो। आप सभी का स्वागत है ताल तत्वा की पॉडकास्ट सीरीज में। अगर जीवन को समझना है तो किसी कलाकार की आंखों में झांकिए, वहाँ आपको इतिहास भी मिलेगा, अध्यात्म भी, और भविष्य की संभावनाएं भी। आज कहानी एक ऐसी नृत्यांगना की जिनकी ताल पर संघर्ष को साधा गया और कला को आराधना बना डाला गया। कला नाम या साज्ञान सब रूपम भवती निर्मलम साधने तु लभ्यते तेन मोक्षम विमुच्यते। अर्थात कला वह है जो ज्ञान का निर्मल रूप है, वह साधना से प्राप्त होती है और उससे मुक्ति मिलती है। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनकी पहचान सिर्फ एक नृत्यांगना की नहीं, बल्कि संघर्ष, साधना और शिखर तक पहुंचने की उस आवाज़ की है जिसने परंपरा को जिया और आधुनिकता को समझा। वो कहते हैं ना, कलाकार की ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं होती है, वो कांटों भरी डगर पर चलकर ही अपना मुकाम बनाते हैं। आज हमारे साथ है पूर्व राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह जी। वो व्यक्तित्व जिसने हर चुनौती का डटकर सामना किया और अपनी कला को कभी बिकने नहीं दिया, जो भरतनाट्यम और उड़ीसी की मशहूर डांसर हैं, नृत्यांगना हैं, और एक गुरु के रूप में कामाख्या कलापीठ में बच्चों को भरतनाट्यम और उड़ीसी डांस का शिक्षण दे रही हैं। तो हम स्वागत करते हैं पद्म विभूषण पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह जी का। मैम, हम उस किस्से से शुरुआत करते हैं जब 1961 में आपके दादाजी ने आपसे 2 वादे लिए थे, उसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं आपसे। बहुत वर्षों पहले की बात है, लेकिन ये मेरे भरतनाट्यम अरंगेत्रम के पहले दादाजी उस वक्त गवर्नर थे मैसूर के, कर्नाटक नहीं बना था, और अरंगेत्रम एक बहुत बड़ा प्रसंग होता है, शुभ प्रसंग एक नृत्यांगना के जीवन में। तो बार बार जाना पड़ रहा था। एक बार उनको लगा कि बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है, इतना सुबह जा रही है, शाम जा रही है। तो उन्होंने फिर एक बार डांट दिया मुझे, अब नहीं जाना है इतना ज़्यादा। और भी चीफ मिनिस्टर ये लोग बैठे थे उनके सामने। तो 17 वर्ष की थी मैं,
लेकिन मैं चली गई और गुरु के यहाँ जाके खूब रोई। फिर बताया तो बोले कोई बात नहीं। मैंने राजभवन वापस जाने से मना कर दिया। तो राजभवन से 3-4 बार गाड़ियाँ आई गईं। फिर रात को 10 बजे मेरे गुरु पत्नी मुझे पहुंचाने आए। उसके बाद मैं सीधी चली गई। मैं मिली नहीं, भूली नहीं, 2 दिन खाया नहीं, पिया नहीं, दरवाज़ा बंद करके। और दादाजी आते रहे दरवाज़े पे, आहट देते रहे, बेटे मुझे बात करनी है, बेटे मेरी बात सुनो। तो खोला बाद में कि मैंने भी खाना नहीं खाया है 2 दिन से। तो दादाजी ने मुझे समझाया कि नृत्य चूंकि दैवी कला है, फिर भी गुलामी के चलते समाज में उसका स्थान बहुत गिरा दिया गया। उसके ऊपर कुछ आक्षेप हुए, तो वो चाहते थे कि मैं उनसे बचूं। हमने कहा कि रुक्मिणी देवी तो यहाँ आती हैं, ये हमारे परिवार की इतनी अच्छी मित्र हैं, आप उनको इतना मानते हो, और कलाकार आते जाते हैं, तो सब ठीक है। उन लोगों ने अपना जीवन बनाया, तुम अभी बनाना शुरू तुम्हारा होगा। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है बता दो ना। तब उन्होंने कहा मुझे 2 वचन दो। अब हम तो जल्दी में थे कि भाई फटाफट करके कुछ खा के चले जाएं हम रिहर्सल पे। तो गोद में बिठा के उन्होंने हाथ फैलाया, 2 वचन लिए। पहला कि तुम अपना आत्मसम्मान कभी नहीं खोगी, यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अब उस वक़्त दूसरा, तुम नृत्य को कभी बिजनेस नहीं बनाओगी, धंधा कहते हैं ना गुजराती में भी। मैंने कहा नहीं बनाऊंगी। बस वो 2 वचन दे दिए तो दे दिए, लेकिन वो तो यहाँ पे जैसे कि जड़ गए। अब उसके बाद तो उसी पे चलना पड़ा। एंड यही जो एक परिवार में चरित्र निर्माण करते हैं हमारे बड़े, वही चरित्र निर्माण की ये बात है कि उससे काफ़ी मुझे झेलना भी पड़ा है, लेकिन वो दोनों वचन पे मैं चली हूँ, तो आज यहाँ हूँ। आप मुरारजी देसाई को आपने एक बार बाल मन में आप बोल देती हैं कि आप घर में स्पीच क्यों नहीं देते मैम उसके बारे में हम जानते आपने काफ़ी कुछ मेरे बारे में पढ़ रखा है। जी जी, 1964 में मेरा पहला कार्यक्रम दिल्ली में सप्रू हाउस, उस वक़्त कमानी और ये कुछ नहीं था। और मुरारजी देसाई हमारे परिवार के सदस्य जैसे थे। मेरे दादाजी उनसे 13 वर्ष बड़े थे और उन्होंने मुरारजी देसाई को राजनीति में इंट्रोड्यूस किया था। उस वक़्त वो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो रहना तो उनके ही घर पड़ा और कहीं रहने का तो सवाल नहीं था। और कार्यक्रम में वो नहीं आ सके, मदुरा में उनका कोई था पहले से। दूसरे दिन वो दिल्ली पहुँचे। उसके बाद हम तो जब जाते हैं बाहर तो बड़ों को बता के जाते हैं कि मैं जा रही हूँ, इतने बजे आऊँगी, यहाँ जा रही हूँ। तो वो बैठे हुए थे कुछ लोगों के साथ, मैं चली गई और मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, पद्म सीखने जाती थी मैं, कार्यक्रम के बाद रुकी थी। तो कहा कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, अपने घर में करो, पब्लिक में क्यों कर रही हो। तो मैंने कहा पब्लिक में स्पीच क्यों देते हो, घर में करो। मैं भाग गई वहाँ से। उन्होंने दादाजी को फ़ोन मिलाया और तुरंत फरियाद की। तो दादाजी ने कहा कि ये बताओ कि आपने सोनल से क्या कहा था। तो मैंने ये कहा। तो कहा क्यों कहा, क्यों कहा, हमने उसको इजाज़त दी है। तो उसके बाद मुरारजी काका इतने संभल गए ज़िंदगी भर, उन्होंने और अगर हम बात करते हैं 2 मई 1975 की, अशोका होटल, 2.5 घंटे की एक परफॉर्मेंस, उसमें आपका एक समय पुनर्जन्म हुआ था। लोगों की आपसे क्या उम्मीद थी और आप उन उम्मीदों पे कितना खरा उतरे? मैं सबसे पहले तो ये आपको बता दूं
कि मैंने कभी भी लोगों की उम्मीद का ख्याल नहीं किया है। मैं अपनी उम्मीद पे खरी उतरूं, ये मेरे लिए मेरा कर्तव्य है। उसके लिए जो भी करना पड़े, जो भी कड़े से कड़े स्टेप्स लेने पड़े, भुगतना पड़े, यानी शारीरिक एक एक्सीडेंट के बाद उभर के आना, वो सब करती हूँ। तो स्वाभाविक है कि जब अपनी उम्मीद पे खरे उतरने के लिए आप लगन से, मेहनत से, निष्ठा से करते हैं, तो लोगों का तो क्या कहना, वो तो पागल हो गए, चकित हो गए। कुछ ने कहा कि कभी कभी लगता था कि स्फुल्लिंग चिंगारियाँ उड़ रही हैं। किसी ने कहा कि एक लाइट का आर्क बन रहा था। किसी ने कहा कि समझ में नहीं आया कि ये तुम हो। तो ये सब तो ठीक है, होता रहता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लोग उम्मीद उन्हीं से करते हैं जिनसे उम्मीद पूरी होने की आशा होती है। अगर हम बात करते हैं 1975 में इंदिरा गांधी के ऑर्डर को आप मानने से मना कर दी थी। उस समय बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम ही होते थे डांस के प्रति, अगर हम बात करते हैं तो आपके जान पहचान के लोगों ने या माता पिता ने आपको कोई सलाह दी कि आप ये गलत कर रही हैं, नहीं कर रही, या आपको इम्पैक्ट क्या हुआ लॉन्ग रन में या शॉर्ट टर्म में? भैया, मैं तो माता पिता और घर से कभी की भाग गई थी ना। 1965 में 63 में भाग गई। मैंने अपने निर्णय लिए हैं ज़िंदगी में, और उससे मैं गिरी हूँ, पड़ी हूँ, खड़ी हुई हूँ और दौड़ी हूँ। अब ये तो सरासर गलत था ना, और उसमें हम लोगों को बुला के 20 सूत्र पे कार्यक्रम पे नृत्य करो, अनुशासन पर्व कहा गया इमरजेंसी को, उसको लेके बनाओ, नृत्य करो, सारे प्रोग्राम, और बड़े बड़े कलाकार हमारे उस वक़्त सब कर रहे थे। हमने मना कर दिया। यशपाल कपूर जी ने फ़ोन किया, तो मैंने कहा बेंगलोर में मेरे कार्यक्रम हैं और नहीं, हम आपको उड़ा के ले आएंगे, ये करो वो करो। मैंने कहा देखिए, मैं नहीं कर पाऊँगी, कर सोच लीजिए क्या होगा। हमने कहा धमकी मत दीजिए। हमने फ़ोन रख दिया। तो वही हुआ, ब्लैक लिस्टेड हो गए वर्षों तक। रहे क्या है। आध्यात्म और पौराणिक कथा का आपके परफॉर्मेंस में काफ़ी जुड़ाव रहा है, और आपने उनके सही आयाम और दृष्टिकोण को प्रस्तुत भी किया है। एक बार ऐसा भी हुआ है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके परफॉर्मेंस को देखकर भाव विभोर हो गए थे। तो मैम, उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे, उस परफॉर्मेंस के बारे में। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अध्यात्म की आपने बात की। वैसे देखो तो अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी आजकल बहुत चल पड़ा है। योगा करो, कर्मा चक्रा, ये सब। अध्यात्म कोई गोली नहीं है कि आप निगल जाओ, स्पिरिचुअल बन जाओ। लेकिन नृत्य को, संगीत को, नृत्य को मोक्ष पाने का या एक ऐसा अनुभव ज़िंदगी में हो कि जो बिल्कुल ही यानी शब्दातीत हो, शब्दों में वर्णित ना किया जा सके, वो तो सिंपलेस्ट हमारे रास्ते बताए गए हैं। मीरा नाचते गाते द्वारकाधीश में समा गई, चैतन्य महाप्रभु नाचते गाते, हम लोग सब उसी में, कोई कहता है खो जाते हैं। मैंने अपने आप को उसमें पाया है। अब वो अटल जी हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे, और अटल जी की महानता कि इतना उनका विराट व्यक्तित्व भारत की राजनीति में वाजपेयी जी का इतना बड़ा जो कद आज तक शायद किसी का नहीं हुआ और न होगा। सबके अपने अपने अलग वो हैं पहलू, लेकिन वो रसिक थे, कवि थे, और उनका हृदय मचलता था। ये नहीं कि उसको दबा के बैठे। वो तो बहुत ही भावुक हो जाते थे, और उनकी जन्मदिन पर भी
हमने नृत्य किया था, भावुक तो हो ही गए थे। एक बार नहीं कई बार, आप तो एक बार की बात कर रही हैं जी। अभी आपने बात की रसिक होने का, भावुक होने का, तो हम बात करते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन की। उनके कला प्रेम को आप कैसे बयान करना चाहती हैं? वह भी नृत्य के, आपके नृत्य के बड़े कायल थे और वह ये विचलित होते थे, आपको बोलते थे कि प्रेसिडेंट हाउस में मैं परफॉर्मेंस डांस का नहीं देख पा रहा हूँ, तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। जी जी, वेंकटरामन जी जब तमिलनाडु में मिनिस्टर हुआ करते थे, तब से उन्होंने मेरे मद्रास में देखे थे। फिर वो दिल्ली आए, डिफेंस मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उपराष्ट्रपति थे। तो उस हैसियत से उपराष्ट्रपति भवन में उनके घर पे भी मेरे नृत्य उन्होंने करवाए। बहुत ही वो उनकी वाइफ जानकी जी बहुत प्यार करते थे। और वैसे भी दक्षिण भारत के लोग होते ही हैं, आपने देखा है कि कला के प्रति उनकी बड़ी रुचि होती है। और जब राष्ट्रपति बने तो कहते थे हर 2-3 महीने में आके मुझे बता जाओ कि क्या क्या हो रहा है। अब मैं सोने के पिंजड़े में बंद हूँ, आई एम नॉट एबल टू अटेंड। तो राष्ट्रपति भवन जो पुराना सिनेमा हॉल था नीचे, उसमें हमने शुरू किया। आई वॉज द फर्स्ट वन, पर्दे लगवा के, लाइट्स लगवा के, छोटा सा स्टेज। बड़े प्रसन्न हुए। तो इस बारे में फिर उन्होंने कहा था कि अब इसका सिलसिला राष्ट्रपति भवन में उन्होंने सोनल ने किया है, अब ये चालू रहना चाहिए। तो उस तरीके से राष्ट्रपति भवन में एक नियमित रूप से संगीत, नृत्य वगैरह के कार्यक्रम शुरू हुए। फिर तो ये बड़ा हॉल बना है देर से बाद में। अभी आपने बोला कि क्या हो रहा है मुझे बता जाओ। एक डिमांड आपसे की जाती है कि अपना रिज्यूमे मुझे दे जाओ, और एक स्टेटमेंट आता है दैट आई विल करेक्ट दिस नेशनल मिस्टेक, उसके बारे में मुझे। जी जी, उनके उस वक़्त जॉइंट सेक्रेटरी थे गोपाल कृष्ण गांधी जी के पोते, जो बाद में बंगाल के गवर्नर बने, हाई कमिश्नर श्रीलंका वगैरह में। तो गोपाल से हमारा बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा परिवार और गांधी परिवार काफ़ी वो आज़ादी के जंग में भी, मेरी माता जी कस्तूरबा गांधी के साथ उसी सेल में थी एज अंडर एज प्रिजनर इन साबरमती। तो गोपाल के यहाँ जाना ना होता था। और पता नहीं किस बात पे, इमरजेंसी की बात निकली थी शायद, और यही हुआ कि पद्मा अवार्ड वगैरह। तो कहा बट यू गॉट पद्मश्री सोनल। आई सेड नो, अभी तक मैं सुश्री हूँ। और तो ऐसे हंसते कोई, उन्होंने बताया वेंकटरामन जी को। वेंकटरामन जी ने कहा उसको बुलाओ और कहा बायोडेटा लेके आओ। तो मैंने कहा बायोडेटा क्या होता है, ये तो अभी का सब है ना, हमारे पास तो एक वो पेपर टाइप करा लिया कि ये कला रत्न को, ये फिर वो जो भी छोड़ थोड़े बहुत। और मैंने कहा अभी तो मिली हूँ उनसे। बोले नहीं, बॉस वांट्स टू सी यू। हम चले गए, तो 1 to 1 बैठ के फिर कहा कि गोपाल हैज टोल्ड यू, नाउ शो मी। मैंने कहा सर कुछ, देयर इज नथिंग टू, नो शो। तो ऐसे देखा फिर कहा कि यू फॉरगॉटन, वेयर इज योर पद्मा अवार्ड। आई सेड सर हाउ कैन आई राइट इट इफ आई डिडंट गेट इट। सो ही लुक्ड एट मी। फिर उन्होंने ये कहा तो मैं खड़ी हो गई, रोने लगी। अवार्ड तो मुझे तभी मिल गया। 1993 में एक मौका आता है कि आपके म्यूजिशियंस जो साथ जाने वाले होते हैं उनको वीज़ा नहीं मिलता है और आपके खिलाफ एक साजिश होती है। फिर 2004 में भी सेम मौका आता है, लेफ्ट पार्टीज़ आपके नाम को समर्थन नहीं देती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब आपको बुलाते हैं। दोनों किस्सों के बारे में जानना चाहिए। 1993 में तो स्वामी विवेकानंद जो शिकागो धर्म सभा में गए थे, उसके 100 साल, उसके शताब्दी वर्ष के लिए वहाँ वॉशिंगटन में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन विश्व हिंदू परिषद कर रही थी। उस वक़्त तो मेरा कोई संघ से, विश्व हिंदू परिषद, इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था। मेरे किसी, आई हैड फ्रेंड्स अक्रॉस ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इवन देन।
तो चाहे मधुलिमय जी थे, हेगड़े जी थे, साठे सालवे, ये वो सब, अटल जी मेरे घर आए थे कहने के लिए कि सोनल जी आपने जाना है। मैंने उनको बता दिया है। मैंने कहा कहाँ जाना है? तो कहा मैं आपको आमंत्रण देने आया हूँ। ये अनूप जलोटा जी जा रहे हैं, अनुराधा पौडवाल जा रही हैं, हरिप्रसाद चौरासिया जी जा रहे हैं, और पहली बार नृत्य जाएगा, आपने ही जाना है। मैंने कहा आपने कह दिया, चले जाएंगे, बहुत बड़ा सम्मान है। अब वो जब वीज़ा के लिए चिट्ठी दिखानी पड़ती है ना, इनविटेशन लेटर, तो विश्व हिंदू परिषद का था। अब यहाँ अर्जुन सिंह जी HRD मिनिस्टर थे, पता नहीं उनका क्या लेना देना। उन्होंने एम्बेसडर को बोल दिया कि इनको वीज़ा नहीं देने हैं, ये हमारे सरकार के खिलाफ है। और वो मेरे म्यूजिशियंस बेचारे खड़े रहे 2 दिन, तीसरे दिन मैं खुद गई, तो कहा नो। तो मैंने कहा पहले ही बोलना चाहिए था। एंड देन आई वेंट टू द फॉरेन सेक्रेटरी उस वक्त, मणि दीक्षित, JB दीक्षित, बाद में अटल जी के वो बने प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उन्होंने कहा डोंट वरी, तुम चली जाओ, तुम रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है, वीज़ा है, चले जाओ। बट ही कॉल्ड अप एंड ही फाउंड आउट फ्रॉम द अमेरिकन एम्बेसडर कि किसने ऑर्डर दिया है। कहा हमने नहीं दिया है, यानी विदेश मंत्रालय ने नहीं दिया है। तब बताया कि और HRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह। तो ये सब हुआ, हम चले गए, हम करके आ गए और टूर करके आ गए। लेकिन इस बात से जो धक्का लगा मुझे कि यहाँ तक बात पहुँच गई है, आई वॉज नॉट अवेयर सो मच। इमरजेंसी का दौर गया, फिर सरकारें आती रहीं, फिर मिलीजुली सरकारें आती रहीं, आपको याद होगा चंद्रशेखर देवेगौड़ा ये वो। लेकिन उसके बाद हमारे अब्दुल कलाम जी ने तो 2003 में मुझे पद्म विभूषण दिया, ऑफ कोर्स अटल जी वगैरह की सहमति से, और मुझे चेयरमैन नियुक्त किया संगीत नाटक अकादमी का। अब 2004 का आप जिक्र कर रहे हो, तो मई में UPA की सरकार आ गई विथ CPM के जो सारे थे, हाँ कोएलिशन। आते ही उन लोगों ने झाड़ू लगाना शुरू किया, तो हम 9 लोगों को बाहर कर दिया गया। अब उसके बारे में ये कहा गया कि पहली बार कल्चर के फील्ड में पॉलिटिकल हस्तक्षेप हुआ। अब ये बात देखिए, आप सोचिए। लेकिन बाद में मोदी जी आए, हस्तक्षेप नहीं हुआ। जो भी अपॉइंटेड थे उनकी टर्म ख़त्म हुई, तब वो गए। ये देखिए, थोड़ी सी बात हमारे यहाँ रायता फैल गया, अब उसको समेटा गया। हम एक क्वेश्चन मेरा था आपके परफॉर्मेंस को लेके। जब भी आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जब आप मेकअप रूम या ग्रीन रूम में जब आप होते हैं, तो उस समय आपके दिमाग में या मन में कोई विचार होता है कि कुछ चल रहा होता है आपके बैक ऑफ द माइंड में, या आप बिल्कुल खुले दिमाग से जाते हो स्टेज पे? क्या रहता है आपके बैक ऑफ द माइंड में? नहीं पता। देखिए ऐसा है, आप मुझे पूछ रही हैं 65 वर्ष की मेरी करियर के बारे में, हज़ारों कार्यक्रम जी, 90 देशों में, भारतवर्ष में कोने कोने में, किस उम्र में, किस परिस्थिति में, किस जगह, मंदिरों में किया है तो एक अलग भाव होता है। वैसे उत्सवों में किया है, खुले में किया है, गाँवों में किया है। रामायण मेले मेरे से शुरू हुए चित्रकूट में, अयोध्या में। अयोध्या के राजा साहब कहते हैं कि सबसे पहले मेले में अयोध्या रामायण, हमने इनको देखा, हम तब से इनके कायल हो गए, फ़ैन हैं हम उनके। एलिफेंटा फेस्टिवल हमसे शुरू हुआ, एलोरा फेस्टिवल हमसे शुरू हुआ, महाबलीपुरम फेस्टिवल हमसे शुरू हुआ। तो हर एक की मनस्थिति अलग होती है। लेकिन मोटा मोटी मैं ये कहूँ कि मेरी आदत ये है कि एक बार मैं थिएटर या जहाँ पर भी कार्यक्रम में पहुँची, देखा लाइट ये वो सब, यानी जानना पड़ता है कि स्टेज कैसा है, भी कंकड़ वाला है, घास वाला है, मिट्टी वाला है, संगमरमर वाला है, लकड़ी का है, स्टोन का है, ये सब पहले से मुझे देखने की आदत है। फिर
जब मैं एक बार अपना सामान खोल के अगरबत्ती घुमा देती हूँ, उसके बाद मेरे से कोई बातचीत ना करे। बैक स्टेज टोटल साइलेंस। अब मोबाइल का ज़माना आ गया तो सबके मोबाइल मेरे ग्रीन रूम में जपत। नो म्यूजिशियन, कोई कुछ नहीं। तो ये एक मेरी आदत रही है कि शांति रहे, तैयार होना, यानी वो एक, मैं तो अपने आप सब करती थी, और अभी भी कोई मेकअप जो हल्का फुल्का, चोटी बनाना, ये वो सब, एवरीथिंग। दैट इज़ द प्रिपरेशन फॉर द चाक्षुषः यज्ञ, दैट इज़ कॉल्ड डांस। चक्षु के द्वारा, दृष्टि के द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है। दृष्टि किसकी? ऑडियंस की। हम क्या कर रहे हैं? हम आहुति दे रहे हैं। ये भाव देखिए, ये नाच गाना वाला मामला तो नहीं है ना जो बना दिया गया। फर्क क्या है? मैम, हम बात करते हैं अर्जेंटीना की ब्यूनस एयर्स की उस परफॉर्मेंस की जहाँ एक पोप आपके पास आ जाते हैं एंड वो आपसे, आपके परफॉर्मेंस के बारे में आपसे बात करते हैं। तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, ब्यूनस एयर्स में पोप तो नहीं थे, पोप रोम में होते हैं। ये जो उनके, अर्जेंटीना पूरा क्रिश्चियन है, रोमन कैथोलिक। तो ब्यूनस एयर्स के जो आर्च बिशप थे, मुखिया, उन्होंने, मेरा आखिरी जो आइटम था वो था मैग्डालेना मरियम और मेरी मैग्डलेन। और ये ओरिजिनल कविता मलयालम में लिखी गई थी, वल्लथोल नारायण मेनन, और वो रविंद्रनाथ ठाकुर के समकालीन थे। और यदि उनको अंग्रेज़ी में किसी ने ट्रांसलेट किया होता तो शायद उनको नोबेल प्राइज़ मिल जाता। उनकी कविता मलयालम में, उसमें मैंने किया आखिर में। और उसमें मेरा अपना भी जो, यानी एक पूरा दृश्य खड़ा होता है कि किस तरीके से मैरी हु वाज सो ब्यूटीफुल, वो शाम की तैयारी कर रही है, मेहमान आते हैं उसके यहाँ, वो देखती हैं ये आवाज़ हो रही है, कौन है, क्या हो रहा है, तो झरोखे से देखती हैं, और ये जो आगे चल रहे हैं उसकी नज़र नहीं हटती है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर वो उनके पीछे पीछे जाती है, इत्र का वो लेकर, और जो उनके पाँव पड़ती है दौड़ के क्राइस्ट के, और उसके आंसू से पाँव धुलते हैं, उसके लंबे रेशमी बाल से वो पूंछती हैं, वो इत्र छिड़क के ये करती हैं, फिर उनको चूमती हैं, और फिर वो पूछती हैं द फेमस थिंग कि आप मेरे लिए द्वार दया का नहीं खोलेंगे क्या, जो उसमें है। तो उन्होंने फिर यही कहा कि मेरी यू आर ब्लेस्ड वगैरह। अब वो देखने के बाद सन्नाटा था, तालियां बहुत थोड़ी देर के बाद बजनी शुरू हुई, क्योंकि इतने सब लोग, और फिर हम आंकोर वगैरह हुआ तो आके नमस्कार वगैरह करके चले गए। आंकोर का मतलब है कि आप और कीजिए, लेकिन उसके बाद और करने का कोई, तो ये आए थे मिलने ग्रीन रूम में, बहुत एम्बेसडर ये वो सब थे, तो घुटने पड़ गए अपने जैसे और ये मेरा कॉस्ट्यूम का ये लेके चूमे। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने कहा उठिए, तो मेरा हाथ पकड़ लिया और आँख में झलक रहे थे आंसू। और फिर उन्होंने पूछा कि स्पेनिश में, कि मैंने पूछा नहीं, पहले कहा कि मैंने क्राइस्ट को देखा। मैंने हाथ जोड़ लिए, फिर उठे, फिर पूछा कि आप क्रिश्चियन हो क्या, स्पेनिश में। तो मैंने कहा कि उनको बताओ मैं तो हिंदू हूँ। तो फिर उनके प्रश्न चिन्ह आया कि फिर कैसे, क्या। हमने कहा उनको बताइए कि हमारे लिए ये जो भक्ति है, प्रेम भक्ति, वो वही है जो मीरा की कृष्ण के प्रति थी और मेरी की क्राइस्ट के प्रति। तो वो सुन के एकदम वो हो गए, दे आर नॉट सपोज टू टच वेमेन, बट वो क्या करते बेचारे।
ये है आध्यात्म का आप जो पहले पूछ रही थी, ये आध्यात्म की शक्ति है कि चाहे कोई भी हो पिघल जाते हैं। इट टचेस द डीपेस्ट, अंतरतम तक वो भाव चला जाता है। अब हम बात करते हैं एक महान शख्सियत की जो आपके मेंटर भी रहे हैं, जीवनदा। उनके साथ एक किस्सा है, आप उनसे क्वेश्चन करती हैं डायरेक्ट कनेक्ट टू गॉड, वज्रयान और सबूरी की बात होती है, उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। हाँ, नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट टू गॉड नहीं, उल्टा है कि सवाल मुझे त्रिचूर में पूछा गया बाय वेरी वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग लेडी। दो ये जैसे मैंने पहना है दोनों तरफ, और नायलॉन चल रहा था उन वर्षों में, नायलॉन की साड़ी। उन्होंने आखिर में मुझे पूछा कि ऐसा कोई कॉम्पोजिशन है क्या किसी भाषा में भारत की किसी कवि का जिसका, वो कवि यानी पुरुष, जिनकी आराध्या एक देवी हो, तो है, लेकिन वो देवी को प्रियतमा करके बुलाते हों। तो मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा हिम्मत नहीं किसी की कि राधा जी को कहें कि मेरी प्रिया, वो तो कृष्ण प्रिया हैं। पार्वती जी को कोई ना कहें कि मेरी प्रिया, वो तो क्या हैं, शिव प्रिया हैं, इनकी गणेश की माँ, कार्तिकेय की माँ, लक्ष्मी जी। तो ऐसा कोई हमारे पास था ही नहीं। तो मैंने कहा भाई माफ़ करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसा कोई, लेकिन यदि मुझे कुछ मिला तो मैं बताऊंगी। अब ये वापस आई तो मुझे नींद ना आए। दूसरे दिन मैंने जीवनदा को मैं मिलने चली गई, मैंने उनको बताया तो कहा ओ दिस इज़ अ बिग चैलेंज, वील फेस इट, गिव मी सम टाइम। और 2-3 दिन के बाद उसका तो घड़ फ़ोन होते थे ना, तो रात को 11 बजे फ़ोन आया एंड ही वाज सेइंग यूरेका, मिल गया, एंड यू कम, यू वी टू मीट टुमारो। सुबह सुबह मैं चली गई, वो वहाँ बैठते थे कथक के अंदर, भावलपुर हाउस। तो उन्होंने फिर वज्रयान का बताया कि ये जो बुद्धिस्ट तांत्रिक वज्रयान है उसमें साधक इज़ ऑलवेज द मेल और साध्य जो है इज़ ऑलवेज द फीमेल, और वो प्रिया है, नॉट ओनली टू बी वर्शिप्ड एज अ गॉडेस बट दैट आई वॉन्ट टू बी वन विथ यू, सायुज्य हमें चाहिए। ये दिस वॉज समथिंग। ओह, आज भी जब मैं पहली बार जब किया दलाई लामा जी के लिए मैक्लियोरगंज में टिबेटन थिएटर ऑफ ये थिएटर आर्ट्स, तो उनके बुलावे से गई थी, वो रोए हैं क्योंकि जो एक में 3 किए सबरी का था, वो कहते हैं कि he was saying, how did you know she is my Kula Devi? Kula Devi, holiness is holiness की। ये वज्रयान, आप देखिए मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे मार्गदर्शक मिले और ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं कि जो समुद्र में से रत्न निकलते हैं वैसे मिली हैं। और अभी भी लगता है कि शुरुआत ही है, 7 जन्म मुझे और मिलें और जीवनदा जैसे मार्गदर्शक मिलें तो क्या कुछ रखा हुआ है। 2006 का वो किस्सा मैम, जब आप माँ भगवती से आशीर्वाद लेती हैं और नटराज के सामने परफॉर्मेंस करने का बाद कैलाश मानसरोवर का दक्षिण कोना, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पे, वहाँ पे परफॉर्मेंस के पहले आपका वो आशीर्वाद लेना और परफॉर्मेंस करना, मैम उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। परफॉर्मेंस तो नहीं था, ये नृत्य सेवा, नृत्य के द्वारा समर्पण, जैसे माँ कामाख्या के मंदिर में वर्षों से उन लोगों ने शुरू करवाया
ये 1000 वर्षों से बंद पड़ा है, अब आप शुरू कीजिए फिर से। मंदिरों में तो हमेशा संगीत नृत्य होता ही था। तो वो नृत्य सेवा है, समर्पण है कि तेरा है, तेरे सामने अर्पण कर रही हूँ। अब वो वही जो चाहें तो कदम उठें, पैर उठे, ना चाहे नहीं उठेंगे, ये है। लेकिन पहले कैलाश के सामने मैंने हाथ जोड़ के कहा, माँ तू नटेश्वरी है, मेरी क्या हिम्मत कि मैं यहाँ खड़ी भी हो जाऊँ। अब तू जाने, मेरे मन में ये भाव है, करवा दे। तो आधा घंटा हो गया। उस ऑल्टीट्यूड पे आधा घंटा। देखिए, सीक्रेट तो है नहीं, लेकिन योगा जो कह रहे हैं आजकल, मुझे बहुत गुस्सा आता है। योग, कर्म, चक्र, हमें अपनी भाषा बोलना सीखना चाहिए। तो मैं 5000 कपाल भाती और भस्त्रिका करके गई थी। दैट सस्टेन्ड मी। अब जब उसका वो ऑक्सीजन ख़त्म हुआ तो उस वक़्त मेरा भी जो आखिरी वो था, तीसरा, वो ख़त्म हुआ और मानिए कि मेरे हाथ पैर पानी हो गए। मैं बैठ गई। हम बात करते हैं जुलाई 2018 की। राष्ट्रपति जी आपको राज्यसभा सदस्य के तौर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोनीत करते हैं। बहुत सारे एमपीज़ को आपने भरतनाट्यम की मुद्राएं सिखाई, कईयों को आपने डांस भी सिखाया, कई मेल मेंबर भी आपसे सीखने आते थे कि नाम नहीं बताया जाएगा की शर्त पे। तो अगर स्टार्टिंग में बाकी एमपीज़ का आपको लेके क्या ओपिनियन था, फिर वो ओपिनियन कैसे बदला, क्योंकि आप अपने टेन्योर में बहुत एक्टिव रहे, भले ही वो आर्टिकल 370 की बात हो, आर्टिस्ट के वेजेस की बात हो, आर्ट पे टैक्स लगाने की बात हो, महिलाओं की आवाज़ हो या आदिवासियों की आवाज़ उठाना। पहले तो एक गलत फहमी ठीक कर दूं कि भाग्यवश मुझे उस समय मनोनीत किया गया कि जब पूरा देश मुझे जानता था। मेरी इतनी लंबी करियर, उस वक़्त गुलाम नबी आज़ाद जी LOP वो थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो उन्होंने तो कहा कि वर्षों से आपको देखा है, आप अभी भी उतनी ही ग्रेसफुल हैं। और पहले दिन से एवरीवन वाज सो हैप्पी। वो डी राजा जो थे CPI के, वो पर्सनली मुझे दिखा रहे हैं कि यहाँ कॉफ़ी मिलेगी, कॉफ़ी पिला, या ये मिलेगा, टेलिंग एवरीवन शी इज़ सोनाल मानसिंह। तो बहुत लोगों ने मुझे, वो तो बिल्कुल ही, यानी इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि वर्षों की साधना ऐसे भी चरितार्थ होती है, फलित होती है, कि देयर वाज नो सरप्राइज, रादर के तो बहुत पहले होना चाहिए था। देखिए, दो में फ़र्क है ना, कि अरे ये अभी कैसे हो गई, रादर दैन कि बहुत पहले होना चाहिए था। पंडित रविशंकर जी के बाद कोई कलाकार 30-32 वर्षों के बाद आया है। तो बाकी तो बहुत ही बढ़िया रहा। अभी भी हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, हमारा काफ़ी लोगों के साथ निजी, वो अभी परसों तरसों एक गेट टुगेदर में एकदम पीछे से आके प्रियंका चतुर्वेदी और शशि थरूर, ये वो सब, तिरुचि शिवाजी हैं, सस्मित पात्रा BJD के हैं, बहुत सारे। तो ये बहुत एक, मैं ये कहूँ कि अंदर जो होता है सदन में, वो एक चीज़ है, बाहर जो एक मैत्री है, वो एक अलग चीज़ है। तो सदन में भी लोग कहते थे कि वी यूज्ड टू सी कि आज सोनल मानसिंह क्या पहन के आई हैं, क्योंकि आई एम ऑलवेज वेयरिंग कलरफुल थिंग्स। तो काफ़ी कुछ महिला सांसदों को भी मैंने कहा कि क्यों ऐसे डल कलर पहनते हैं भाई, डल कलर तो ये पुरुष पहन ही रहे हैं ना, वी हैव टू ऐड कलर, सबकी आंख ठंडी हो। देन लॉट ऑफ women started wearing beautiful साड़ीज। पहले लगता था ना कि थोड़ा ना पहनो, मेखला पहन के गई मैं वर्षों तक आसाम की, तो वो भी सीखना चाहा लोगों ने कि हमको ले जाओ, हमें खरीदवा दो, हमें पहनना सिखा दो। अभी आपने बात की ड्रेसिंग सेंस की,
आप जब भी कोई साड़ी पहनती हैं तो एक कहानी होता है। आज भी अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपके साड़ी के पीछे कोई कहानी है तो जरा। साड़ी के पीछे तो नहीं है, ये तो दक्षिण भारत की है, मद्रास की। और ये इसके पीछे ज़रूर है कि ये जो है दिखेगा नहीं वैसे बात, लेकिन श्रीनाथ जी हैं और पीछे भी श्रीनाथ जी हैं, तो ये बहुत पुराना है। यही पहचान होती है कि आगे भी जितनी कारीगरी हो उतनी ही पीछे हो। तो कलाकार, सच्चे कलाकार भी यही पहचान है कि आप कहीं से भी देखो, आगे देखो, पीछे देखो, साइड से देखो, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। और ये एक अंगूठी मैं बता रही थी इनको कि लैपिस लाजुली है ऑफ द डीपेस्ट ब्लू। ये 1969 में 1969 इंदिरा गांधी के साथ मैं कल्चरल डेलीगेशन में अफ़गानिस्तान गई थी। तो उसमें आप जान के हैरान होंगे, बेगम अख्तर, राम नारायण जी सारंगी, दमयंती जोशी कथक और छोटी सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किंग ज़हीर शाह, उन्होंने सबको पेंडेंट दिया था लापिस लाजुली का, और भी जो भी सब दिया। उसका अंगूठी मैंने बनवा दी। जो लोग कहते हैं कि ऐसा तो रंग देखा नहीं कहीं, तो देवर रॉयल माइंस, यानी स्पेशल खदानें थीं जो ओनली फॉर द रॉयल फैमिली एंड द नोबल पीपल। तो ये मैंने इसके साथ पहना, और ये कृष्ण का रंग है, ये देवी का रंग है, और ये तो खैर अंबर है, सी अंबर, समुद्र से। मैम, अगर आपको फिर मौका मिलता है एमपी बनने का, तो क्या आप वापस स्वीकार करेंगी? क्या आप दोबारा काम करना चाहेंगी? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है, हाँ। आपने कह दिया तो कर लेंगे। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं। 6 वर्ष लंबा समय होता है, और 6 वर्षों में काफ़ी कुछ मैं कर पाई माँ की कृपा से। और एक मैंने जैसे कहा, चरित्र निर्माण, संस्कार ऐसे कि ये मज़े करने के लिए नहीं है, ये जितना हो सके not only raising issues and questions but participating in debates and all. Also MP लैड पूरे देश के लगभग 28 प्रांतों में मैंने दिया। सबसे ज़्यादा मुझे कहा गया, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने कहा कि कोई नॉमिनेटेड मेंबर, क्योंकि वी कैन गिव इट एनीवेयर, बाकी तो ये है कि आप जहाँ से लाए गए उसी प्रांत में आप दे सकते हैं उसी, लेकिन हमारे लिए खुला था। तो लगभग 28-29 जगह मैंने दिया प्रांतों में, कई जगह बार बार दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्कूल्स हैं, ये लाइब्रेरी हैं, अस्पतालों के सामान हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सोलर वो हैं, बहुत कुछ। तो ये बहुत अच्छा एक उसका भी अपॉर्चुनिटी थी। बाकी तो करने वाले बहुत हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि कलाकार को जगह मिले, कलाकारों का एक स्थान, विशिष्ट स्थान है, वो जगह कायम रहनी चाहिए। ये नहीं कि 30 वर्ष के बाद कोई आया। आपके विचार से आर्टिस्ट लोगों को फुल टाइम पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्या? इससे आर्ट या आर्टिस्ट कम्युनिटी का भला होगा मैम? नहीं बेटे, फुल टाइम पॉलिटिक्स में तो आए ही थे ना ये आपके सीने कलाकार, अभी भी हैं। लेकिन आप यदि हमारे दर्शनकारी कला की बात करें, परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो मैं भी कोई फुल टाइम पॉलिटिशियन में तो गई नहीं, नेवर। उसमें यही है कि नॉमिनेटेड है तो, लेकिन पार्टी यदि आपको ले आती है तो अलग बात हो जाती है। देन यू हैव टू बी इन पॉलिटिक्स। जब तक नॉमिनेटेड हैं तब तक यू कैन। तो कलाकार करना चाहे तो कर ले। तो उससे मैम भला होगा हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी का? भला करना चाहें तो होगा, वरना अपना ही भला करना चाहें तो नहीं होगा। क्या आप कभी अपना स्वयं का अवलोकन करती हैं? कभी आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनती हैं? और क्या आपको लगता है कि इससे लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस होता है? मतलब इससे आपकी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ता है अगर स्वयं का इंसान अवलोकन करता है तो? आपने सुनी है कभी? मैम, मैं तो हमेशा अपने दिल की बात ही सुनती हूँ। दिल की बात और आत्मा की आवाज़ में क्या फ़र्क है?
मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फ़र्क है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे दिमाग के हिसाब से कभी नहीं चलती। मेरा जो दिल कहता है मैं बस उसी को मानती हूँ, पर इस चक्कर में मैं कभी कभी फंस भी जाती हूँ। तो आप यदि कहें तो मुझे जो समझ में आया है फ़र्क, दिल तो दिल है, दिल मांगे मोर, और दिल ने जो कहा हमने सुना, किया भी वही, और फिर गड्ढे में पड़े। दिल की आवाज़ सुन के तो मैंने कहीं विवाह भी कर लिया, वो नहीं चला। आत्मा की आवाज़ सुन के मैं घर से भाग गई 1963 में। आत्मा की आवाज़ बेटे यहाँ आती है, यहाँ नहीं आती है, यहाँ आती है। रियली हथौड़े पड़ते हैं, बट उसके लिए मुझे जो लगता है कि अपने आप को कड़ा सवाल पूछना पड़ता है, और उसके बाद यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट हैपन्स हियर। उसके साथ यू कैन नॉट आर्ग्यू। इफ़ यू आर्ग्यू यू आर रॉन्ग। हियर यू कैन आर्ग्यू। अगर हम बात करते हैं कि आपका सफ़र बहुत लंबा रहा है, ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त, मित्र या कोई इंसान ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से आपके लिए आज भी खड़ा है? हाँ हाँ, तभी तो मैं खड़ी हूँ। कोई है। दोस्त, कोई मुलाकात हमने? है नहीं, बताया नहीं जाएगा। कई बार आप बात करती हैं कि आपकी एक लक्ष्मण रेखा है या एक मर्यादा है जिसको कोई पार नहीं कर सकता है। वो उसकी डेफिनेशन क्या है, उस लक्ष्मण रेखा या मर्यादा की? डेफिनेशन तो देखिए ऐसा है कि जो मैंने दादाजी को 2 वचन दिए थे वही लक्ष्मण रेखाएं थी। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल नहीं है। भाई आप हमारे लिए ये कार्यक्रम कर दो, आप हमारे इस फंक्शन में आ जाओ, ये डिनर पे आ जाइए, यहाँ मिल लीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये प्रेजेंस एक्सेप्ट कर दीजिए। बहुत, यानी मैं तो ज़्यादा कुछ, आप समझ रहे हैं कि बात कहाँ जा सकती है। बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट आके गए, हमने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, तो गुस्से हुए। मेरी करियर को भी हानि हुई कि ये कार्यक्रम, ये फेस्टिवल, ये वो उनको नहीं दिया जाएगा, तो ना दिया जाए, कोई बात नहीं। ये है लक्ष्मण रेखा। जहाँ मेरा मन है तो मैं दोस्ती बनाऊंगी, नहीं मन है तो नहीं बनाऊंगी, ख़त्म बात। मैं चाहूँगी तो आप मेरे घर आइए, सत्कार है, नहीं चाहूँगी तो कहूँगी जी जी, फिनिश्ड। मैम, आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ कॉमन मिथ है जो है ना कि मैं बहुत कड़ी हूँ, बहुत गुस्सा करती हूँ, बहुत ही हूँ, और बोलो। पर आपको क्या लगता है मैम, आपकी पर्सनालिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? मैं क्यों डिफाइन करूँ भाई, आप गलत बात पूछ रही हैं। यू डिफाइन इट, नो, एंड व्हाई शुड एनीवन ट्राई टू डिफाइन एनीवन? यस। किसने अधिकार दिया हाँ जी मैम। है? हाँ जी। नो, नो वे। एक तरफ किस्सा ये होता है, लोगों को लगता है कि आप एक बहुत अमीर परिवार से आती हैं। अयो। एक टाइम ऐसा भी आपने देखा है जिसमें 5 लड़कियां एक कमरे में रहती थी। लोगों से उधार लेकर म्यूजिशियन को पैसे दिए गए। C248 शाहजहाँ रोड के बंगले में 3-4 साल आप बेघर होके रही हैं, और ज़िंदगी भर आपने एक रेंट के घर में आपने गुजारा है। तो इन सब संघर्ष को झेलने की शक्ति आप में कहाँ से आती है? वहीं से आई जहाँ से नृत्य आया, जहाँ से मेरा जन्म हुआ। जन्म के पहले मैं कहाँ थी, आई डोंट नो। तो वही शक्ति है। देखिए, घर क्या होता है,
आज आप पहले नोएडा में थे, अब गुड़गांव में आ गए, कौन सा घर भाई? उसके पहले कहाँ थे? माता पिता का घर कहाँ था? माता किस घर से आई? पिता के पिता या माता किस घर से आए? घर अपने अंदर है, बाहर नहीं है। दूसरी बात कि मुझे ये झमेला, ये बोझ नहीं चाहिए। मेरा घर, नो, यहीं रहना है, भाड़ा दो, जब निकलना है चाबी दे दो, थैंक यू, निकलो, और फिर फाइनल निकलो, दैट्स इट। जी, आपने अभी बात की भाड़े की। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ घर आपको रेंट पे इसलिए नहीं मिल पाया कि तबले की आवाज़ आएगी या म्यूज़िक का आवाज़ बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी कई बार हाँ, होता है। हुआ है, हुआ है, हुआ है, पार्ट ऑफ। हम बात करते हैं नाट्य कथा की। आपने इसको शुरुआत की, नाट्य कथा की आपके लिए क्या परिभाषा है? कथा तो बहुत लोग करते हैं, कथाकार स्वामी गोस्वामी जी सब। मैं तो नृत्य करती हूँ, बोलती हूँ, वर्षों से मेरी इंट्रोडक्शंस हैव बीन इमिटेटेड ऑल्सो। पहले तो डांसर कोई बोलती नहीं थी, बोलने लायक भी नहीं होती थी, इन द सेंस के लेकिन अब 2009 में मेरे कुछ मित्रों ने, एक मित्र दंपति हैं, तो कहीं आपने जन्माष्टमी पे मेरे मित्र ने बुला लिया, इनके घर जाओ, इनके, तो एक आप कुछ करिए, तो एक भजन गा दिया। एक तो कहा नहीं, आपका बस अभी आपकी भजन संध्या करनी है। हमने कहा मैं तो भजन संध्या नहीं करती हूँ, तो आपको जो चाहिए करो, लेकिन आपने करना है। आप गाती हैं बहुत अच्छा, आप उस पर फिर वो बताती हैं, बस हमको ये चाहिए। तो 2009 में जन्माष्टमी, अगस्त के महीने में ही मैंने कहा ठीक है, क्या कहेंगे उसको, तो मैंने कहा नाट्य कथा। कथा तो करती हूँ, नैरेटिव्स हैं, उपदेशात्मक भी हैं, उसमें मेरा अभिनय भी है, मेरा अपना गाना भी है, उठ के अभिनय भी कर देती हूँ, संगीतकार भी हैं, तो नाट्य कथा। तो ये नाट्य कथा अब इतने वर्ष हो गए, कितने वर्ष हो गए देखिए ना, 16 वर्ष हुए, 16 वर्ष हुए, चल रही है। अभी जा रही हूँ मैं चेन्नई, मीरा नाट्य कथा लेकर। तो देखिए क्या है कि उम्र बढ़ती है, ठीक है, उसके साथ आपका एवोल्यूशन क्या होता है। आप वो तो नहीं हो जो आप 25 वर्ष की थी, आप वो तो नहीं हो जब आप 50 की थी। आप बढ़ी, अनुभव, समझदारी, जीवन क्या है, कला क्या है, नृत्य क्या है। अब ये समझदारी और ये सब चीज़ यदि ना झलके आपके काम में, तो फिर आप क्या हैं, कठपुतली? नो। सो यू हैव टू इवॉल्व, कीप ऑन इवॉल्विंग। अब वो कहते हैं री इन्वेंट, आई डोंट लाइक दैट वर्ड। व्हाट इज दैट टू री इन्वेंट? यू आर देयर, आप करते चलो, आप समझते चलो, आपके अनुभव झलकने चाहिए बस, और वो पहुंचते हैं सामने वाले तक कि हमने इनको 20 वर्ष पहले देखा था, आज देख रहे हैं, ये अलग है, ये होना चाहिए। अभी आपने बात की नाट्य कथा की, भजन संध्या आप नहीं करती हैं, जन्माष्टमी की बात की, पर हम बात करते हैं कृष्ण कथा की। उसके बारे में आपके मन में विचार कैसे आया, कृष्ण कथा का अगर हम बात करते हैं तो? जन्माष्टमी आ रही थी, नेचुरल था, और श्री कृष्ण तो नटनागर हैं, बहुआयामी हैं, 360 डिग्रीज उनके तो कुछ भी कहो। तो हमारे तो, क्योंकि श्री कृष्ण के ऊपर तो बहुत सारा हमारे उसमें नृत्य में है ना, और इतने प्यारे हैं, कुछ भी कह दो उनको, डांट दो, शठ निपट हो, निर्गुण निराकार कहाँ के तू है, गोपियों का मक्खन चुरा के खा गया, कपड़े चुरा लिए, कौन सा भगवान है तू? तो कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
अगर हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उनको आप बहुत पहले से जानती थी जब वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, फिर वो सीएम बने, देश के प्रधानमंत्री बने। उनके व्यक्तित्व को आपने कैसे बदलते हुए देखा है? देखिए, जानती नहीं थी, मिली थी वो। उन्होंने याद कराया कि आपके घर मैंने एक बार चाय पी है। लेकिन वो जब सीएम यानी उनका नॉमिनेशन हो चुका था, तब हम गुजराती कुछ लोग मिलने गए थे, और उसके बाद जब उनकी सौगंधविधि हो गई तो मैंने उनको पत्र लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस का, कहा था कि मैं मिलना चाहूँगी, तो तुरंत बुलाया और बहुत अच्छे से मिले। बस वो 2014 की बात है। फिर 2014 के दिसंबर में ही शायद वाराणसी में स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, और उसमें पीयूष गोयल जी ने मुझे फ़ोन किया, मैं चेन्नई में थी, कि आप कहाँ हैं, कि अभी बस 10 मिनट में प्रधानमंत्री जी नाम अनाउंस करेंगे, तो आपका नाम उसमें डाल दें। मैंने कहा अरे बाप रे, वाह 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 वाह। तो वो जो नवरत्न थे उस तरीके से। उसके बाद कोई ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हुआ कहीं, लेकिन फिर 2018 में तो श्री अमित भाई शाह का फ़ोन आया। मैं 5 मिनट में स्टेज पे जा रही थी। तो ये सब देखिए, माँ की कृपा, भगवत कृपा ना हो तो नहीं होता है, मांगने से भी नहीं होता है। एक किस्सा तिहाड़ जेल के कैदियों से भी जुड़ा है मैम, उसके बारे में मैम हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। क्या जानना चाहेंगी? मैम, जो आप कैदियों को भी सिखाते थे डांस का, भरतनाट्यम का, आप एक बार सिखाने गए थे। भरतनाट्यम नॉट स्पेसिफिकली, लेकिन ह्यूमन राइट्स डे इंटरनेशनल 10 दिसंबर, तो उस वक़्त जो एलजी थे उनको मैंने कहा था कि हमें भी मौका चाहिए, सुना है कुछ सोशल वर्कर्स वगैरह जाते हैं, तो आप क्या करेंगी? तो मैंने कहा कुछ एक अलग सा कार्यक्रम आप करो ना। तो हम कहा ठीक है। तो वो सारा इंतज़ाम हुआ, और वो पुलिस वैन जिसमें ले जाते हैं जाली वाली, और एक गाड़ी मेरे लिए, मेरे म्यूजिशंस, मेरे कुछ सीनियर स्टूडेंट्स, 1 महीने तक हम गए। और वो भी नॉट जुवेनाइल्स और नॉट नॉर्मल थेफ्ट वाले, लेकिन डाकू एंड लाइफ कॉन्विक्ट्स, ऐसे मुच्छड़, ऐसी आँखों वाले। तो ऐसे लोगों को खड़ा किया क्यों में ऑडिशन के लिए, और वो सब देख रहे हैं मुझे, ये कौन है, ऐसे बैठी हुई साड़ी पहन के। तो 2 दिन तो बड़े अक्कड़ रहे, लेकिन पूछा, कोई चम्मच लेके थाली पे बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई ठुमक रहा है, ऐसे। फिर किसने कहा कि नहीं हम तो, तब जाके 2 दिन के बाद तीसरे दिन फिर हमने अपने शिष्यों से कुछ करवाया कि कुछ सोचते हैं, कुछ ये करते हैं, वो करते हैं। तीसरे दिन सब आके पैर पड़े, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। उसके बाद बहुत आसानी से हुआ, और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ सिरी फोर्ट में। वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सब, पूरी कैबिनेट पूरा भरा हुआ था। पुलिस एक एक चप्पे पे खड़ी थी। इन लोगों के पैर में अलता लगाया था कि कहीं भागे तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? आई एम टेलिंग यू। वो 13 के 13 मुझे कहे गुरुजी इधर आइए। तो वो जो वीआईपी रूम में हाथ पकड़ के सब खड़े रहे, कहा गुरुजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम कहीं भागने वाले नहीं आपको छोड़ के। वी आर ऑल एंड वो जो कार्यक्रम हुआ, फिर बाद में सब आए स्टेज पे फ़ोटो ऑप के लिए, तो अटल जी कह रहे अरे भाई सुना था कि कुछ। मैंने कहा ये तो रहे। अब वो ऐसे, उसके बाद 2-3 बार मैं गई। उसके बाद दिवाली के दरमियान वो डीजी बदल गए, तो मेरे पहचान वाले डीजी बने थे। उन्होंने उस वक़्त 5 जेल से, अभी तो 7, 8, 10 हो गई हैं, 5 जेल में अलग अलग दिन कार्यक्रम करवाए, और उसके बाद सबको बड़ा खाना खिलाया, ऑल द प्रिजनर्स। ये भी हुआ।
ऐसे चलता रहना चाहिए। अभी का मुझे पता नहीं है, लेकिन हम तो रास्ता दिखाते हैं, बाकी कलाकार भी तो करें ना। अगर हम बात करते हैं आज की युवा पीढ़ी की, तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं युवा पीढ़ी आज की जो है वो पूरी तरह सोशल मीडिया में लिप्त है। ठीक है, टेलीविज़न तो पुराना हो गया, अब आप यूट्यूब, इंस्टा उसमें चमकते हैं, उसके लिए रील बनते हैं, स्टोरीज़ बनती हैं, उसी में आप चमक गए तो आप बन गए, ऐसा लगता है। इस माया जाल से छूटकर यदि एक साधना, तपस्या, एक डेडिकेशन यदि जीवन में रहे तो शायद 50 वर्ष की उम्र तक आप आशा कर सकते हैं कि वो कुछ बन के नाम कमाएंगे, कुछ काम करेंगे। बाकी तो ये ठीक है कि आप 2 वर्ष 3 वर्ष आपके 50 लाख फॉलोअर्स हो गए, आप कहाँ रहेंगे 10 वर्ष के बाद, ये मैं देखना चाहूँगी। वेयर विल यू बी? नॉट पॉसिबल। बुदबुदे उठते हैं, पानी में बैठ जाते हैं, लहरें उठती हैं, बैठ जाती हैं। आप या तो स्वयं पानी बनो, बहते रहो, या बुदबुदे की तरह उठ के ख़त्म हो जाओ। यू हैव टू डिसाइड। चुप है जुबां मगर आंखें बोलती है, जिनकी हर थिरकन में सदियां डोलती है। तो आज हमारे साथ थी पद्म विभूषण पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, जिनके जीवन में संघर्ष था लेकिन शिकायत नहीं, तंज थे लेकिन ठहराव नहीं। आज हमने जाना कला सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, एक प्रतिशोध भी होती है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह कला की सेवा करते रहें, यही शुभकामना। थैंक यू सो मच।